everybody. I welcome you to my channel that is Atisha's Education. So देखिए आज हम थोड़ा हट के पढ़ेंगे. अभी तक मेरा चल रहा था सारे lectures that was on a prof first. उसमें भी फिजियोलॉजी बट आज थोड़ा कुछ अलग करेंगे. दैट वाज द सेकंड प्रॉफ सब्जेक्ट अगधतंत्र. ठीक है. तो उसमें है फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम कहेंगे व्यवहार आयुर्वेद. व्यवहार आयुर्वेद. ठीक है. ये आज हमें पढ़ना है. सो चलिए अब देखिए फोरेंसिक क्या था हमारा. फॉरेंसिक मेडिसिन. तो फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं. ठीक है. ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है फॉरेंसिक. तो फॉरेंसिक डिराइव फ्रॉम विच वर्ड. दैट वाज द फॉरम. फॉरेंसिक फॉरम में से डिराइव्ड हुआ है. फिर फॉरम का मतलब देखते हैं कि फॉरम का मतलब क्या है कि रोम में पहले एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे सिविक और लीगल मैटर को डिस्कस किया जाता था. जैसे अभी पंचायत जैसे इंडिया में होती है ना, पंचायत बैठती है, सब लोग बैठते हैं फिर डिस्कस करते हैं, वैसे ही रोम में एक जगह थी जहाँ पे सिविक और लीगल मैटर को डिस्कस किया जाता था. सो उस वर्ड से फॉरम आया और फॉरम से फिर आया फोरेंसिक. ठीक है. अब चलते हैं देखते हैं फोरेंसिक मेडिसिन क्या है. फोरेंसिक और मेडिसिन इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ है, मतलब कि मेडिकल एस्पेक्ट जो है, जैसे कि किसी की डेथ हो चुकी है या फिर उस डेथ को डिफाइन करना कि वो सुसाइडल है, होमिसाइडल है, फिर उसको कैसे मारा है, उसके ऊपर इंजरीज कौन सी हुई होती है. जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि केसेस जो आते हैं रेप एंड मर्डर केसेस और जो भी होते हैं, सो उसमें क्या होता है फोरेंसिक जांच होती है जहाँ पे बॉडी के सारे मेडिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है और उस मेडिकल एस्पेक्ट को कंपेयर करते हुए फिर लॉ से उसको पनिशमेंट दी जाती है. दैट वाज द फोरेंसिक मेडिसिन. जैसे कि एग्जाम्पल है कोलकाता का केस जो था, वो एमबीबीएस डॉक्टर थी, उनका जो केस था कोलकाता में. सो ये दैट वाज द सिमिलर टू दिस, मतलब कि वो भी एक फॉरेंसिक मेडिसिन से ही रिलेटेड है. ठीक है. अब इसको also known as what, that was the legal medicine, state medicine या medical jurisprudence. ठीक है. यूएसए में नॉर्मली मेडिकल jurisprudence कहा जाता है. राइट. अब आगे बढ़ते हैं. चलिए ये जो वर्ड है ना मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसको हम अब डिफाइन करते हैं. क्या है मेडिकल, मतलब कि पता है मेडिसिन के रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है. ठीक है. व्हाट डज द जूरिस्प्रूडेंस मीन्स. तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये दो वर्ड से मिला हुआ है. कौन से. एक तो सबसे पहला है दैट वाज द जूरीज, एंड दूसरा वर्ड कौन सा है, दैट वाज द प्रूडेंशिया. कौन सा वर्ड है, प्रूडेंशिया. जूरीज का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज. जूरिस का मतलब क्या है, लॉ, एंड प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज. ठीक है. अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है कि जो ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, a subject deal with the application of a knowledge of a law for purpose of a practice of medicine. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन मीन्स भी कोई भी चीजें होती है, जैसे कि पॉइजन किसी ने ले लिया है तो उस पे आईपीसी की धारा कौन सी लगेगी, फिर डावरी केस है या जितने भी केसेस होते हैं उसमें अभी से फोरेंसिक जांच होती है. जो अननेचुरल डेथ्स होती है उसमें नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस होती है उसे हम क्या कहेंगे, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस. नाउ कौन सी चीजों से ये डील करता है, तो ये डील करता है मेडिकल एथिक्स, मतलब कि एथिक्स क्या होते हैं एक डॉक्टर के, उस एथिक्स के रिलेटेड. अगर वो डॉक्टर उस एथिक्स से बाहर कोई चीज ऐसी करता है जो पेशेंट को हार्म करती है, सो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है कि कौन सी पनिशमेंट उसको दी जाएगी. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं मेडिकल एटिक्वेट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डज एंड डोंट्स. देन ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड पेशेंट, मतलब कि पेशेंट की राइट क्या है, डॉक्टर की राइट क्या है, वो सब. फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मतलब कि जो मिसकंडक्ट्स होते हैं कि जो करना नहीं चाहिए. प्रोफेशनल मतलब कि उनका जो प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन है कि डॉक्टर. ठीक है. डॉक्टर एक प्रोफेशन है.
तो उसका मिसकंडक्ट मतलब कि उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करना, मतलब कि बुरे वे में उसको यूज करना, दैट वाज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, चलिए इसमें ना 3 टॉपिक दिए गए हैं। इसके लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। 3 टॉपिक एनसीएसएम के सिलेबस में दिए गए कि वो है आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए। ठीक है, ये 3 टॉपिक डिवाइड है, देखिए आगे। दैट वाज द आईपीसी, ये है आईपीसी 1860, दैट वाज एन इंडियन पिनल कोड। फिर है that was the CRPC, the Code of a Criminal Procedure, Code of a Criminal Procedure, and then IEA तो Indian, sorry, ये रहा Indian Evidence Act, right? इन सब के लिए है। ये 3 पार्ट इसमें दिए गए जो हमें पढ़ने हैं। अब मेन चीज ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसमें दिया क्या है। लॉ को, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जिसमें हमारा भारत का संविधान है, उससे आईपीसी, सीआरपीसी या आईईए, इनको डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। तो चलिए आज देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, कौन से लॉ में क्या क्या बताया गया है, आईपीसी में क्या होता है। सो देखिए, हम एक सिनारियो लेते हैं कि मान लीजिए ये पर्सन ए है। ये कौन है? पर्सन ए। ये पर्सन ए ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये क्या है? मर्डर्ड पर्सन, मर्डर्ड पर्सन। ठीक है, इसने, इसके हाथ में चलिए एक बड़ी सी छुरी बना देते हैं। हाँ, इसने अपनी छुरी से या तलवार से इसका मर्डर कर दिया। ठीक है, अब उसको देखा किसने? पर्सन बी ने। किसने देखा? पर्सन बी ने देखा कि मतलब कि इसने मर्डर किया, तो किसी ने देखा, मतलब कि ये फिल्म ही चल रही है कि एक भाई था जिसने इस बंदे का मर्डर कर दिया, मतलब कि इसको सुपारी मिली थी इसको मारने की, तो इसने इसको मारा। तो जब ये मार रहा था तब एक पर्सन बी आया, उसने इसको देख लिया मारते हुए। तो ये पर्सन बी ने क्या किया? चालाकी दिखाई और फिर सीधा गया किसके पास? पुलिस के पास। किसके पास गया? पुलिस। ये हमारे पुलिस भैया है, इनकी टोपी बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पुलिस है। ठीक है, तो ये पुलिस जब ये करेगा तब वो ये क्या करेगा कि सबसे पहले उस पे एफआईआर होगी, फिर रिपोर्ट चार्ज होगा, फिर उस पे चेकिंग होगी, फिर उसकी चार्जशीट बनाना इनका मेनली काम है। चार्जशीट में क्या होता है कि कब मारा, कैसे मारा, किससे मारा, क्या रिलेशन था उसका, सारे, और इनका बयान क्या था, वो सब ये इसने लिया। फिर ये जाके सबमिट करता है कोर्ट में। तो ये हम बना देते हैं किसको? हमारे जजेस। ये है हमारे जज, ये है हमारे जज। ठीक है, कोर्ट के जज है, उनको इन्होंने क्या सबमिट किया? चार्जशीट सबमिट की। ठीक है, ये जो चार्जशीट सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केस होगा। यहाँ पे पर्सन ए आरोपी है जो इसने इसका मर्डर किया था, मतलब कि ये पर्सन ए यहाँ पे खड़ा है कटघरे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस लड़ते हैं ना, मतलब कि चार्जशीट के बेस पे जो इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस है वो सब होता है, फिर जाके इसको पनिशमेंट मिलती है एट द एंड, मतलब कि जो भी सुनवाई आती है उसके बाद इसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब देखिए आईपीसी में क्या किया है, इंडियन पिनल कोड, मतलब कि मान लीजिए कि ये पर्सन है, इसने कोई गुनाह किया है या कुछ भी ये कर रहा है, मतलब कि किसी की डेफिनेशंस दी है, क्राइम की, इंजरी की, सबकी डेफिनेशंस इधर दी गई है कि किस क्राइम को कैसे डिफाइन किया गया है, हर एक क्राइम को इधर डिफाइन किया गया है। और डायरेक्ट कि मान लीजिए किसी ने किसका मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए उसकी डायरेक्ट क्या सजा क्या है वो ही बताया गया है। ठीक है, डायरेक्ट इसने मर्डर किया और डायरेक्ट ये वाला बता दिया, मतलब कि यहाँ से मतलब कि इसने काम किया और उसका फल, कर्म का फल डायरेक्ट ये बताता है कि इसने ये कांड किया तो उसका फल उसको क्या मिला, दैट वाज द मर्डर की पनिशमेंट। ये डायरेक्ट इंडियन पिनल कोड में दी गई है। अब देखिए
ये जो सीआरपीसी है ना, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये क्या करता है कि ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, ये जो पूरी कहानी है वो सब सीआरपीसी में होती है। मतलब कि ये पर्सन ए ने इसको मारा, बी ने इसको देखा, फिर जाके बयान दिया, फिर पुलिस ने ये सब किया, मतलब कि चार्जशीट फाइल की, चेक किया, ये सब इसमें मेंशन्ड है। फिर ये बयान जाके फिर ये चार्जशीट सबमिट करते हैं जज को, फिर जज, इससे ऐसा भी नहीं है कि क्रिमिनल को बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्रिमिनल को बोलने का मौका मिलता है और क्रिमिनल का भी सुना जाता है, और ओपोनेंट जो जजेस होते हैं या जो चार्जशीट होती है, एविडेंसेस होते हैं, उसको भी मद्दे नजर नजर रखते हुए फिर इसको सजा दी जाती है। अब इसमें सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं होती। जब ये पुलिस इसको अरेस्ट करने जाती है, जब ये पुलिस ये मर्डरर को, क्रिमिनल को अरेस्ट करने जाती है, तो क्रिमिनल इनसे क्या पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है? डिड यू हैव अ सर्च वारंट? क्या पूछेगा? डिड यू हैव अ सर्च वारंट? सर्च वारंट है आपके पास? फिर ये भी पूछ सकता है कि उसे कितने साल की सजा होगी, सजा बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। ठीक है, ये सब ये पूछ सकता है। इसके अंदर जो भी आता है वो सीआरपीसीज में लिखा गया है, ये पूरी प्रोसेस सीआरपीसीज में बताई गई है। आईपीसीज में क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, मतलब कि इसने ये काम किया, उसकी डेफिनेशन है कि हाँ ऐसे करके ऐसे मारा उसको, और फिर ठीक है चलो इसके लिए ये पनिशमेंट है, दैट्स इट, टू द पॉइंट बताया जाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि एविडेंसेस के रिलेटेड इन्होंने ये लॉ पास किया है। ठीक है, तो चलिए अब जो डिटेल, इतना समझ में आ गया कि किसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या दिया है। अब हम जाके देखते हैं कि सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स अगर एग्जाम में पूछा जाए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें बस ये ये लिखना है, जो यहाँ पे लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, और जो मैंने पीछे भी समझा दिया। अब एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि उसके कौन से सेक्शंस में क्या होता है, और मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी सेक्शंस डाले हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ एज अ बेस। ठीक है, सेक्शन 34 में क्या दिया है? एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ईच वन लायबल एज इट वाज डन बाय हिम। मतलब कि देखिए, जैसे कि गैंग रेप होता है, तो हर एक पर्सन का इंटेंशन वही होता है, दैट टू हार्म अ गर्ल। ठीक है, सो दैट वाज कि सबके इंटेंशन सेम ही थे उस पर्सन के रिलेटेड, और फिर वो लायबल है, मतलब कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर ये पकड़े गए हैं, दैट वाज केम इनटू द सेक्शन 34। अब चलिए, सेक्शन 44 में क्या है? तो इंजरी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 44 में। 51 में ओथ के बारे में ओथ दी गई है। 53 में वेरियस पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब कि बहुत सारी पनिशमेंट इन्होंने ऑथराइज्ड की है 53 में। फिर जो 80 है सेक्शन, उस पे एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अब देखिए 80 से 82 तक, मतलब कि जो है वो बहुत ही इजी है, उसमें देखिए कैसे समझना है, याद कैसे करना है। कि देखिए चलो, सबसे पहले सबका इंटेंशन सेम था तो 34 में आया, 44 में क्या आया? तो इंजरी की डेफिनेशन आई, 51 में क्या आया? तो ओथ आया, 53 में क्या आया? तो वेरियस पनिशमेंट ऑथराइज्ड बाय लॉ आया, फिर 80 में क्या आया? तो देखिए कि कोई भी इंसान एक्सीडेंट करता है इन अ लॉफुल एक्ट, नो ऑफेंस इज डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन। मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ है किसी का, या कुछ भी, जैसे कि डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है और कुछ भी हो जाता है, मतलब कि ऑब्वियसली है, डॉक्टर 100% श्योरिटी नहीं देता सर्जरी में कि दैट ओके कि आप ठीक हो जाएंगे 100%, नहीं, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स होते ही है। तो कोई लॉफुल एक्ट करने में अगर किसी इंसान का कुछ भी हो गया, कि वो डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो अगर इसके फैमिली वाले इन पे केस ठोकते हैं तो इन पे कोई भी ऑफेंस नहीं लगता, क्योंकि उनका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता इसकी वजह से। फिर सेक्शन 81 में ये बताया गया कि एक्ट लाइकली टू कॉज अ हार्म डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अनदर हार्म इफ जस्टिफाइड ऑफेंस। मतलब कि मान लीजिए कि किसी के कोई भी सिनारियो है, मतलब कि सेकंड फ्लोर पे आग लग रही है, ठीक है,
आग लगी है और एक इंसान ने दूसरे इंसान को उस आग से बचाने के लिए उस सेकंड फ्लोर से ऊपर चढ़ाया और फिर धक्का मारा ताकि वो नीचे जाए और बच सके, मतलब कि कोई भी नीचे हो और उसे बचाने के लिए नीचे कोई भी खड़ा है और उसने उसको धक्का मारा, तो इसका हाथ या पैर या कुछ भी टूट गया तो क्या इस पे केस होगा? नहीं, क्योंकि अगर वो वहां पे रहता तो वो जल जाता। उसने इसको बचाने के लिए उसको धक्का दिया। ठीक है, तो यही कहा है कि एक्ट लाइकली टू कॉज अ हार्म do not done without the criminal intent to prevent another from harm if justified, मतलब कि ये justified हो जाए तो ये offense नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 82, act of a child under a 7 year and under a 12 year of immature understanding no offense, मतलब कि 7 साल या 12 साल के अंदर का कोई भी बच्चा है, उसने कोई भी क्राइम किया है तो उस पर कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाए जाते हैं। उनको सिर्फ वो बच्चों की जेल होती है उसमें भेजा जाता है अगर मेजर हो तो। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 84 में क्या बताया गया है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, मतलब कि मानसिक विकलांग है, वो मेंटली इल पर्सन है, उसने अगर कोई क्राइम किया है तो भी कोई ऑफेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये जो द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 का जो है सिनारियो, उसमें क्या है कि यहाँ पे जो मैं सिखाने वाली थी वो मैंने पीछे बता दिया, उसके लिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ी थी, तो जस्ट इग्नोर इट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें सबकी डेफिनेशंस दी गई है क्राइम की, क्रिमिनल की क्या होती है। ठीक है, अब सेक्शन 6 to 25 में क्या दिया है कि कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसर्स, उनके सारे कॉन्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं। 26 to 35 में क्या दिया गया है, पावर ऑफ द कोर्ट्स, मतलब कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस आए उनके, फिर उनके पावर्स बताए कि ठीक है भाई इनके पास इतने इतने पावर्स है। फिर 39 आते आते उन्होंने क्या बताया कि एवरी पर्सन हैज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्राइम टू मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर्स, मतलब कि हर एक इंसान को, मतलब कि एक बयान देना होता है। जैसे मैंने बताया कि एक इंसान ने बयान दिया, ठीक है, तो उस इंसान, हर एक इंसान को अगर किसी ने क्राइम देखा है तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को बयान देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं, अगर वो मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं उन्होंने देखा है स्टिल, तो उनपे सेक्शन 39 लगेगा। ठीक है, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो उनपे सेक्शन 39 लगेगा और फिर पनिशमेंट उनको दिए जाएंगे। सेक्शन 40 में क्या है कि ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स अपॉइंटेड, मतलब कि कोई भी ऑफिसर्स वहां पे है, मान लीजिए कोई भी फीमेल गई है, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा किया है, उसने कहा, और वहां पे मतलब कि वो बोलती है कि मुझे बचाओ किसी से, और वहां पे जो भी ऑफिसर्स है वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट सेक्शन 40 लगेगा। ठीक है, कोई भी ऑफिसर्स कोई भी लेवल पे होते हैं, वो अगर अपना काम नहीं करते हैं तो सेक्शन 40 लगता है। सेक्शन 53 वन में क्या है कि एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द पीएसआई, मतलब कि मेडिकल ऑफिसर तभी जाके उस पे फोरेंसिक एग्जामिनेशन, या कोई भी इंसान की जैसे कि एक्यूज्ड मिला है या जिंदा है, वो मरा नहीं है अभी, स्टिल ही हैव अ पल्स या शी हैज अ पल्स, राइट, तो तब वो सिर्फ उनका एग्जामिनेशन ही कर सकते हैं, और ये कहेगा सिर्फ पुलिस ऑफिसर, नॉट द रैंक बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ पीएसआई, मतलब कि पीएसआई से बिलो रैंक के कोई भी होते हैं वो नहीं बता सकते। ठीक है, सेक्शन 53(2) में क्या बताया गया है कि whenever a female is to be examined, she should be examined by or under the supervision of the female RMP, registered medical professor, sorry, practitioner। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फीमेल को एग्जामाइन करना है, मतलब कि रेप एक्यूज्ड आए हैं और उनको एग्जामाइन करना है, तो तब जाके एक फीमेल आरएमपी जो होगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वही उनको ऑपरेट करेगी और कोई भी सुपरविजन इनको नहीं करेगा। अब देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आईईए, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब कि ये आ चुके क्वेश्चंस है। ठीक है, फॉर श्योर आ भी सकते हैं। सेक्शन 32 फॉर श्योर नहीं है बट आ सकते हैं मे बी, अगर टफ करना हो किसी को तो, क्योंकि ये लोग ये छोड़ के जाते हैं। अब देखिए सेक्शन 32 में क्या बताया गया है कि रिटन और द वर्बल स्टेटमेंट और फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन, वो इंक्लूडेड है।
वो इज डेड मतलब कि कौन मर गया है, कैन नॉट बी फाउंड मतलब कि कौन मरा है, क्या मरा, कैसे मरा है वो अभी तक नहीं मिला है, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस मतलब कि कोई भी ऐसी हालत में नहीं है, तो भी ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आइए एक्ट लगाइए इन पे, ये नहीं दे सकते हैं बयान। Evidence is a section 33 में evidence is given by a witness in a judicial proceeding is relevant in a relation to that of the proceeding act। मतलब कि किसी के विटनेस के अकॉर्डिंग कि कोई भी एक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एविडेंस पेश किए जाते हैं उसके बारे में है। सेक्शन 45 में क्या है कि द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट मतलब कि जो एक्सपर्ट्स देते हैं जैसे कि डॉक्टर्स है या पुलिस है, वो जो एविडेंस देते हैं, पुलिस क्या देती है, चार्जशीट देती है, डॉक्टर क्या देते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं, तो उनके जो एविडेंस है वो क्या है, रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए मतलब कि एक सही देने चाहिए उनको एविडेंस। अगर गलत एविडेंस दिए तो रेलिवेंट एक्ट नहीं मतलब कि रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है, तो उन पे सेक्शन 45 लगेगा। सेक्शन 46 में क्या है कि फैक्ट सपोर्टिंग और बीइंग इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स आर रेलिवेंट। ठीक है, ये है इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 112 में बताया गया है कि लेजिटिमेट सन। लेजिटिमेट सन मतलब कि क्या है कि ये पर्सन, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। उसमें क्या है कि अगर इन दोनों ने मैरिज किए एंड द फीमेल गेट अ प्रेग्नेंट विद इन, मतलब कि क्या हुआ कि ये दोनों कपल है, ये दोनों लड़े, इनका डिवोर्स फाइल हो गया, ठीक है, ठीक है, तो एक एक मैरिज 260 डेज का एक लिमिटेशन डेज होता है कि अगर इन डेज के अंदर अंदर ये औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट मतलब कि लीगली इनका बच्चा होगा। अगर वेडलॉक जो है, वेडलॉक, ये वेडलॉक पीरियड कहते हैं, तो ये वेडलॉक पीरियड के बाद में मतलब कि 260 डेज के बाद में अगर ये प्रेग्नेंट मतलब कि ये बच्चा पैदा करती है आफ्टर द वेडलॉक, तो ये जो बच्चा होगा वो इलेजिटिमेट होगा। क्या होगा, इलेजिटिमेट। सो ये लेजिटिमेट का भी जो है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ओके, सो आई होप दैट कि ये जो पूरा व्यवहार आयुर्वेद जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप दैट कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।